हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पलाश और आज हम बात करेंगे पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस के गेम के बारे में। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप थोड़ी फ्रीक्वेंट वीडियोस बनाने वाला हूँ और फ्रीक्वेंटली उनको पोस्ट करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। कल ग्रुप गेम्स का यूरो का लास्ट डे था और काफ़ी थ्रिलिंग डे रहा फुटबॉल फैंस के लिए। सबसे पहले स्पेन अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशन स्लोवाकिया को 5-0 से वो मैच उन्होंने जीता। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ यूरो बिटवीन स्वीडन एंड पोलैंड, जिसको स्वीडन ने एडेड टाइम में जाके स्कोर करके 3-2 से जीता। रात में जो दो गेम साइमल्टेनियसली चल रहे थे, एक फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल जिसके स्कोर थे 2-2 जो ड्रॉ रहा, और कोइंसिडेंटली जर्मनी वर्सेस हंगरी भी 2-2 पे ड्रॉ रहा। और एक टाइम पे इक्वेशन ऐसे बन चुकी थी, जब हंगरी जर्मनी को लीड कर रही थी तो उस पोजीशन पे जब पोर्चुगल फ्रांस ड्रॉ पे चल रहा था, हंगरी जर्मनी को लीड कर रही थी, बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी कि जर्मनी बाहर हो जाएंगी, बिकॉज अगर जर्मनी हारती तो जर्मनी आज बाहर थी। बट 84th मिनट में लियोन गोरेट्स्का ने गोल स्कोर किया, ड्रॉ किया और अपनी टीम को थ्रो किया। तो अब बात करते हैं पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस की, जो गेम 2-2 पे अटका। क्योंकि पोर्चुगल पहले दो गेम में उतना कुछ खास खेला नहीं था, हंगरी ने भी उनको काफ़ी अच्छा ब्लॉक करके रखा हुआ था, गोल स्कोर करने नहीं दे रहे थे वो। तो अनफॉर्चुनेटली हंगरी ने एक वो डिफ्लेक्शन में गोल कंसीड किया, फिर एक पेनल्टी और एक रोनाल्डो का गोल। अदरवाइज 85th मिनट तक उस मैच में कोई भी गोल नहीं पड़ा था। सेकेंड गेम अगेंस्ट जर्मनी, पोर्चुगल वॉज वेरी वीक। जर्मनी ने थ्रू एंड थ्रू गेम डोमिनेट किया डिस्पाइट कंसीडिंग द फर्स्ट गोल। 4-2 से वो मुकाबला जीता। पोर्चुगल के जो पहले दो गेम थे उसमें रेनाटो सांचेस सब्स्टिट्यूट में आया था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही थी उसके सब्स्टिट्यूट में। और पहले जो मिडफील्ड ट्रैवल वो खेल रहे थे विलियम कार्वालियो, डैनिलो एंड ब्रूनो के साथ। ब्रूनो पिछले दो गेम से एकदम डिसिपेट था, ही वॉज नॉट अप टू हिज स्टैंडर्ड्स। तो थर्ड मैच में विच वॉज अ वेरी क्रूशल गेम फॉर पोर्चुगल, बिकॉज फ्रांस ऑलरेडी लीड कर रहा था ग्रुप, तो उनके लिए ये गेम ड्रॉ करना या जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ चेंजेस किए और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। जो चेंजेस टीम में हुए वो होने बहुत ज़रूरी थे, बिकॉज मिडफील्ड में डैनिलो और विलियम्स काफ़ी स्टैटिक और डिफेंसिव मिडफील्डर हो जाते हैं, एंड ब्रूनो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि पोजीशन लूज़ भी ना करे, स्ट्रॉन्ग भी हो और गेम को फॉरवर्ड मूव भी करवा सके, जो थोड़ी अर्जेंसी ला सके गेम में। एंड रेनाटो सांचेस लुक्ड दैट प्लेयर इन प्रीवियस 2 गेम्स इन सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस। बट यस, ये डाउट था कि अगर स्टार्ट करेगा तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए ब्रूनो के ख़राब परफॉर्मेंस को देखते हुए उसने ब्रूनो को रेस्ट दिया। मोटिनियो को अंदर लाया, बिकॉज मोटिनियो कैन ऐड लिटिल बिट मोर स्टेबिलिटी देन ब्रूनो, और एज एक्सपेक्टेड फर्स्ट हाफ बिलोंग्स टू पोर्चुगल। फ्रांस की टीम में भी कुछ चेंजेस थे, जैसे कि जूल्स कुंडे आया बेंजामिन पावार्ड की जगह, एड्रियन रैबियोट की जगह आया कोरेंटिन डेलिसो, और लूकास हर्नांडेज जो सेकंड गेम से मिसिंग था, जिसकी जगह लूकास टीनिया ने ले ली थी, उसकी जगह फर्स्ट 11 में रिटर्न आया। तो जूल्स कुंडे का इंक्लूजन, जूल्स कुंडे की अगर हम बात करें तो वो सेविला से खेलता है। ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड सेंटर बैक इन फुटबॉल। ही इज़ जस्ट 21 एंड ही इज़ 80 मिलियन रेटेड और यूनाइटेड इज़ इंटरेस्टेड इन हिम। तो जूल्स कुंडे एक सेंटर बैक है, बट उसको राइट बैक में खिलाया, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी लग रही थी कि बीच बीच में जब गेम के मोमेंट आएंगे तो वो एक बैक थ्री फॉर्म करेगा अलॉन्ग साइड किम्पेम्बे एंड वरान, और टोलिसो जो अब विंग बैक में आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये रोनाल्डो को रोकने की एक स्ट्रैटेजी थी, बिकॉज पावार्ड मे बी कुड हैव बीन डोमिनेटेड बाय रोनाल्डो एंड जोटा। तो गेम स्टार्ट हुआ एंड पोर्टुगल स्टार्टेड डोमिनेटिंग द गेम राइट फ्रॉम द स्टार्ट। रेनाटो सांचेस वॉज फैबुलस इन द गेम। The whole 80 minutes he played, he was fantastic. He was the best player on the field, without a doubt. Nobody was even closer to him. So रेनाटो सांचेस की वजह से पोर्चुगल की गेम में एक अर्जेंसी आ गई। दे बिकेम मोर डायरेक्ट। जो इसके पहले पोर्चुगल जो टीम खेल रही थी ना, वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रही थी कि हम डिफेंस करेंगे, हम ब्लॉक्स क्लोज रखेंगे और काउंटर पे हिट करने की कोशिश करेंगे विद द लाइक्स ऑफ रोनाल्डो, जोटा, बर्नार्डो सिल्वा एंड ब्रूनो फर्नांडिस। बट वो कहीं काम नहीं कर रहा था, एंड स्पेशली जर्मनी के अगेंस्ट वो पूरी ऑपोजिट हुई चीज़ें, क्योंकि जर्मनी इज़ अ टेक्निकल टीम। दे लाइक्स टू प्ले विद द बॉल। तो ऐसी टीम को अगर आप बॉल के साथ खेलने दोगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर आपके पास इनफ क्वालिटी है कि आप सामने वाली टीम को प्रेस करके उनको बॉल खेलने से रोक सकते हो, सामने वाली टीम अगर बॉल पोजीशन रखने वाली टीम है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए, बिकॉज ऐसी टीम को अगर आप बॉल खेलने दोगे तो वो आपको
कभी भी हिट कर सकते हैं। तो इस गेम में वो स्ट्रैटेजी चेंज हुई। डैनिलो जो कि मोर ऑफ डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा था, वो एक जगह पे स्टैटिक था। ही वॉज रीडिंग द डेंजर, ही वॉज ट्राइंग टू कीप द प्लेयर्स ऑर्गेनाइज्ड। उसने ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। रेनाटो सांचेज वॉज डिफरेंट, ही वॉज होल्डिंग द बॉल, मतलब वो लिटरली सबको होल्ड कर रहा था। पोग्बा, कांटे, टोलिसो, कुंडे, किसी को नहीं छोड़ रहा था वो। और ही वॉज मोर डायरेक्ट देन विलियम कार्वालियो। गेम आगे बढ़ता है। पोर्चुगल को पहली पेनल्टी मिलती है और जो एक क्लियर पेनल्टी थी। शायद कुछ लोगों को वो पेनल्टी नहीं लग रही क्योंकि लॉरिस ने बॉल लिया था, बट अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्ले था। लॉरिस का जो पंच था वो सीधा डैनिलो के फेस पे जाके लगा, और जो कि बहुत क्रिटिकल इंजरी हो सकती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसने बॉल लिया। बॉल लेने का ये मतलब नहीं कि आप फॉलो थ्रू में प्लेयर को भी हिट कर सकते हैं, वो डेंजरस प्ले होता है। जैसे कि पैर के साथ भी होता है कि अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो आपका टो नहीं शो होनी चाहिए, आपका फीट बॉल पे होनी चाहिए, हाई फुट लेके आप नहीं जा सकते। वैसे इसमें भी होता है। और अगर आप देखेंगे तो इस एंगल से अगर आप देखें तो लॉरिस कंट्रोल में भी नहीं है, तो क्लियर एंड ऑब्वियस एरर था एंड इट वॉज क्लियर पेनल्टी। एंड सबको पता है कि पेनल्टी कौन लेने वाला है, सबको ये भी पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। उसके बाद गेम आगे प्रोग्रेस करता है। फ्रांस भी गेम में थोड़ा इन्वॉल्व होना शुरू करती है। फ्रांस की तरफ से भी अब अटैक शुरू हो रहे हैं। फ्रांस थोड़ी डोमिनेटिंग होना शुरू कर रही है। 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक्स्ट्रा टाइम में फ्रांस को एक पेनल्टी मिलता है इस बॉडी चेक के लिए। आई मीन रेफरी गॉट इट कम्प्लीटली रॉन्ग। ये सिर्फ एक बॉडी चेक था। एम्बापे वॉज लुकिंग फॉर इट। वो देख रहा था कि कॉन्टैक्ट करेगा मैं गिरूंगा। आजकल प्लेयर्स ही करते हैं। अगर आप पुराने टाइम की बात करें तो आज से 10 साल पहले उसको तो कंसीडर भी ना करे रेफरी, बट वो एक बॉडी चेक था। इट वॉज शोल्डर टू शोल्डर, बहुत कम इन्फ्लुएंस था। दैट वॉज नॉट अ पेनल्टी फॉर श्योर। लेकिन एक पेनल्टी मिल गई। करीम बेंजेमा जो 6 साल से गोल नहीं मारा है, रिसेंटली पेनल्टी छोड़ा है। अब उसको पेपे लिटरली बता रहा है पेट्रिसियो को कि लेफ्ट मारेगा, लेफ्ट मारेगा, लेफ्ट मारेगा। पेट्रिसियो राइट कूद किया, बेंजेमा ने लेफ्ट मारा। आप देख सकते हैं पेपे कितना फ्यूरियस है उस चीज़ को लेकर। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं खेला हुआ हूँ उसके साथ, बोल रहा हूँ कर। फिर गेम आगे बढ़ता है। फ्रांस सेकंड गोल स्कोर करती है सेकंड हाफ के स्टार्ट में। 47 मिनट में पोग्बा का थ्रू बॉल, बेंजेमा का बहुत अच्छा रन और बेंजेमा का उतना अच्छा फिनिश, विच वॉज क्वाइट एविडेंट कि बेंजेमा को अगर ऐसी सिचुएशन में बॉल मिलेगी वो गोल मारेगा। बहुत ही क्लोज मार्जिन से बेंजेमा उसमें ऑन साइड था। अगर आप देखेंगे तो यूजुअली जब एक प्लेयर दौड़ता है तो उसका जो पोस्चर रहता है वो ऐसा रहता है, बट रूबेन डियास जिसके थोड़ा शोल्डर्स ब्रॉड, तो रूबेन डियास अगर रन लेता है तो वो ऐसा रन लेता है। तो ये जो मार्जिन है ना, इस मार्जिन से वो ऑफसाइड होने से बचा हुआ है। तो इतना क्लोज मार्जिन था और उतना ही अच्छा बॉल, उतनी ही अच्छी थ्रू बॉल पोग्बा की। पोग्बा का विजन वॉज स्पॉट ऑन, बेंजेमा का रन वॉज स्पॉट ऑन एंड इट वॉज अ डिजर्व्ड गोल फॉर श्योर। अब 2-1 का मैच चल रहा है। अभी तक उस सिचुएशन तक पोर्चुगल स्ट्रॉन्ग थी। अब फ्रांस ने भी अच्छा कमबैक किया, बिकॉज ये चीज़ होना है। अगर आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, भले आप भी खुद एक बड़ी टीम हो, तो अगर आप जिन पीरियड में डोमिनेटिंग हो उसमें अगर आप स्कोर नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मल्टी स्टारर टीम है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, कोई भी एक आध 2 लिंक प्ले के थ्रू गोल मार देगा कभी भी। तो वो लोग को, ऐसी टीम को कभी भी कमबैक करने में टाइम नहीं लगता। इसके बाद भी पोर्चुगल के गेम में कोई कमी नहीं आई। दे वो ट्राइंग हार्ड, दे वो प्रेसिंग हाई, दे वो ट्राइंग टू प्ले द बॉल। गेम प्रोग्रेस होता है। पोर्चुगल को दूसरी पेनल्टी मिल जाती है। रोनाल्डो लेफ्ट विंग में कुंडे को टेक ऑन कर रहा होता है और उसका शॉट ले देता है। कुंडे फुट पोजीशन पे, उसका हाथ जो था वो बॉडी के ऊपर था, उस वजह से जब हाथ में बॉल उसके लगी तो उसको पेनल्टी दिया गया। अगेन रोनाल्डो स्टेप्ड अप, सेम रिजल्ट। अब मैच हो चुका है 2-2। यहाँ से मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और दोनों टीम काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई। दोनों टीम मैच जीतना चाह रही थी उस समय। काफ़ी ज़्यादा फ्रांस भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने गेम, एम्बापे वॉज ऑल ओवर इट। पोग्बा का जो ट्राई जो रूई पेट्रिसियो ने डबल सेव किया, बस इनसेन।
अभी तक के गेम में पोर्चुगल की टीम में जो एक चीज़ मिसिंग हो रही थी वो था स्पार्क, वो थी जो फाइनल बॉल फाइंड कर सके, जो थोड़ा सा क्रिएटिव प्ले इंक्रीज कर सके, क्योंकि डेनिलो वॉज स्टैटिक, मोटिनियो वॉज डिसेंट बट क्रिएटिवली उतना कुछ खास उसने नहीं किया। उसने बैलेंस बहुत अच्छा प्रोवाइड किया टीम को। तो मुझे फर्स्ट हाफ में ये लग रहा था कि 45 मिनट या 50 मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस को डाल देना चाहिए, क्योंकि इस टीम में सिर्फ अब उसकी ही कमी है। वो क्रिएट करता है, आप उसको अगर फ्री रोल पे दोगे, अगर उसको डिफेंसिव ड्यूटी ज़्यादा नहीं करनी है जो कि वो यूनाइटेड में करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर्स हैं। और जो 2 शॉट मोटिनियो ने लिए उसमें से वो दोनों शॉट गोल के काफ़ी दूर गए थे। अगर ब्रूनो शॉट लेता तो दोनों ऑन टारगेट तो होते ही होते, एंड कोई सरप्राइजिंग नहीं होता कि उनमें से अगर एक गोल भी हो जाता तो, एंड ब्रूनो होता तो शायद थोड़े बेटर चांसेस और क्रिएट करते। बट ये बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है पोर्चुगल के लिए कि इस टीम में ब्रूनो को ऐड करके उतारो। ये टीम डिफेंसिवली सॉलिड है बिकॉज ऑफ रेनाटो सांचेज गेम। पोजीशन वाइज भी बहुत अच्छी है ये टीम बॉल के साथ खेल रही है। एंड पोर्चुगल की जैसे स्क्वाड है, जैसे प्लेयर इनके पास है, इनको बॉल के साथ ही खेलना चाहिए, इनको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिफेंसिव होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। अगला मैच बेल्जियम के साथ है जो बॉल के साथ खेलना पसंद करती है। केविन डी ब्रुयने, एडन हैजार्ड 90 मिनट वो इंजरी के बाद पहली बार खेला है और कहीं से लग भी नहीं रहा था कि वो इंजर्ड था, वो पूरे फॉर्म में ही दिख रहा था। ऐसा लगा ही नहीं कि एडन हैजार्ड कभी आउट ऑफ फॉर्म हुआ है लाइफ में। केविन डी ब्रुयने आ चुका है फुल फॉर्म में, लुकाकू स्कोरिंग गोल। तो ऐसी टीम को अगर आप खेलने दोगे, इनके अगेंस्ट डिफेंसिव हो जाओगे तो बहुत मुश्किल है कि आप मैच जीतो। हाँ, शायद आप ड्रॉ कर लो या 1-0 या स्लाइट मार्जिन से मैच जीत जाओ, बट उसके बहुत कम चांस है बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम अलग हंगर के साथ आने वाली है। शायद उनका ये या अगला वर्ल्ड कप उनकी गोल्डन जनरेशन का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ जीता नहीं है और एज हो रही है। अब गोल्डन जनरेशन धीरे धीरे हट रहा है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं लाइक यूरी टिलेमेंस। तो बेल्जियम कहीं से भी हारना तो नहीं चाहेगी। बाकी तो यूरो काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है पोर्चुगल का और फ्रांस का भी। फ्रांस इज स्टिल द टीम टू बीट, बिकॉज फ्रांस जो पहले 2 मैच में जो फॉर्मेशन के साथ उतरे थे ना, दे वो प्लेइंग अ डायमंड फॉर्मेशन विद कांटे, राबियो, पोग्बा एंड ग्रीजमैन एज नंबर 10। तो वो जो फॉर्मेशन है फ्रांस की, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फ्रांस में जो प्लेयर्स हैं सारे लीडर्स हैं, सारे वॉरियर्स हैं। मतलब उनको पता है कि मेरी टेरिटरी से बॉल कैसे ब्लॉक करनी है, कैसे यहाँ से गेम प्ले करना है। लाइक राबियो आपको नहीं निकलने देता अपनी टेरिटरी से, कांटे हर जगह होता है। पोग्बा इज डूइंग ग्रेट फॉर फ्रांस, हिज डिलीवरीज, हिज पोजिशनिंग, हिज कंट्रोल, एवरीथिंग इज सुपर्ब फॉर फ्रांस। ग्रीजमैन लिटरली इस गेम में फर्स्ट हाफ में अगर कोई बंदा दिख रहा था फ्रांस की साइड से तो ग्रीजमैन था। वो पेनल्टी अपनी डिफेंसिव एरिया में पेनल्टी में जाके स्लाइड करके बॉल निकाल रहा है, वो उसका वर्क रेट फाड़ था, वो सब जगह था फर्स्ट हाफ में। मतलब अगर कोई प्लेयर स्टैंड आउट दिख रहा था फ्रांस के साइड से जो कि कुछ कोशिश कर रहा था करने की, वो ग्रीजमैन ही था। ग्रीजमैन, बेंजेमा आ चुका है, एम्बापे। इस टीम को हराना बहुत ही मुश्किल होगा आगे किसी के लिए भी, अनटिल अनलेस ये कोई अपनी गलती से गोल खाते हैं, जैसा इन लोगों ने हंगरी के अगेंस्ट किया था। इट वॉज अ सॉफ्ट मिस्टेक बाय वरान एंड किम्पेम्बे भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, बिकॉज डिफेंसिव पार्टनरशिप वही होती है कि अगर किसी से एक मिस्टेक हो रही तो दूसरा उसको कवर करने के लिए होना चाहिए। जो किम्पेम्बे शायद अवेयर नहीं था, या वो शायद कॉन्फिडेंट होगा कि वरान को निकाल लेगा, उस वजह से वो गोल वो लोग खा गए। तो अगर ऐसा कोई सिली मिस्टेक नहीं करती और फॉर्मली अगर फ्रांस खेलती है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट फ्रांस दिस टाइम। दे आर ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियन, उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। उनके पास बेंच में बहुत अच्छे प्लेयर हैं लाइक किंग्सली कोमन, जो पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो कभी भी आके किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रांस को हराना बहुत मुश्किल होगा।